गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पहुँच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन को जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसमें बहने वाली धारा का व्यंजक स्थापित कीजिए और बताइए कि यह परिपथ कब अधिक लाभप्रद होगा। मतलब क्वेश्चन एक है लेकिन एक क्वेश्चन में हमको तीन क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, फिर बताना इसमें बहने वाली धारा का व्यंजक क्या होता है, और फिर इसमें बताना है कि यह जो परिपथ होगा कब अधिक लाभप्रद होगा, है ना। तो हम इस एक क्वेश्चन को तीन भागों में डिवाइड किए हैं और तीनों को अलग अलग करके बताएंगे कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, धारा और बहने वाली धारा का व्यंजक क्या होता है, और यह परिपथ कब अधिक लाभप्रद होगा। व्यंजक होगा एक लेकिन उसमें आंसर होंगे तीन, है ना। तो हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो फटाफट आप लोग, अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, है ना। और बाकी आप लोग अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने सॉल्व करेंगे व्यंजक को, है ना। तो आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। मेरे पर बच्चों इससे पहले हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके हैं, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फटाफट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को वहाँ से सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक मिल जाएगा, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन। फिर बच्चों समांतर क्रम संयोजन, इससे पहले आप लोगों ने प्रतिरोधों का पढ़ा है ना। तो डायरेक्टली हम आप लोग को आपको बताकर बताएंगे कि समांतर क्रम संयोजन कैसे बनता है ना। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन तो आप लोग जाके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। चलिए फिर बच्चों, ये रहा हमारा, ये बीच में हम डैश डैश का निशान लगा रहे हैं बच्चों। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें बहुत सारे क्या सेल जुड़े हुए हैं, क्या इसमें बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये डायरेक्शन हमको शो करेगा कि जो हमारा इस सेल है बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं। चलिए, और इसमें एक और जोड़ देते हैं। तो ये बिंदु हमारा ए होगा, तो बिंदु ए में तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। ये बिंदु बी होगा हमारा, तीन प्रतिरोधों को बिंदु बी से जोड़ देते हैं, है ना। चलिए, अब ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए और बिंदु के बी के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। बाह्य प्रतिरोध ये हो गया हमारा, बाह्य प्रतिरोध का जोड़ दे आर, और ये क्या है बच्चों, ये प्रतिरोध है स्मॉल आर, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। चलिए, आशा करता हूं बच्चों आप लोग डायग्राम प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। तो इसका जो हिंदी थ्योरम है कुछ इस प्रकार से बनेगी बच्चों कि कई सारे सेलों को, बच्चों बीच में डैश डैश है मतलब कि इसमें हमने कई सारे सेलों को लिया हुआ है। तो क्या बोलेंगे, कई सारे सेलों को, क्या बच्चों, कई सारे सेलों को समांतर क्रम में रखते हैं, कई सारे सेलों को समांतर क्रम में रखते हैं, और प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को बिंदु ए से जोड़ देते हैं, और प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को बिंदु बी के साथ जोड़ देते हैं। क्या, बिंदु बी के साथ जोड़ देते हैं। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध आर को जोड़ देते हैं। जब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो धारा आई प्रवाहित होने लगती है। जो धारा आई बिंदु ए से, बिंदु बी की ओर होने लगती है। इस प्रकार का संयोजन बच्चों, इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, इस प्रकार का संयोजन सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो हमने बता दिया है कि कई सारे सेलों को समांतर क्रम में रखते हैं, प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को बिंदु बी से जोड़ देते हैं, है ना। जोड़ देते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जब प्रतिरोध आर को जोड़ते हैं तो धारा आई प्रवाहित होने लगती है।
तो धारा आई बिंदु ए से धारा आई बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होने लगती है। इस प्रकार के संयोजन क्या बोलते हैं? इस प्रकार के संयोजन को सेलों का समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं, है ना। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, है ना। अब बात करते हैं सेलों में समांतर क्रम संयोजन में सेल कितने हैं, है ना। तो हम बात करते हैं माना। पर बच्चों ये सेल है, सेलों को तो कोई गिनती है नहीं क्योंकि बहुत सारे सेल जुड़े हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे माना कि समांतर क्रम संयोजन में n सेल समांतर क्रम में। भाई हमको तो पता नहीं कितने सारे सेल हैं, है ना। तो मान लेते हैं n सेल, क्या मान लेते हैं? n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो प्रत्येक सेल का विद्युत भाग बल तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E है। तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है ना। तो क्या बोलेंगे? स्मॉल r। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध क्या है? कैपिटल R है। तो क्या बोलेंगे? बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तथा बहने वाली धारा क्या है? I है। बहने वाली धारा I है, ये जो हमें दिख रहा है। तो बहने वाली धारा क्या है? I है। यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या, अब बात करेंगे इसके तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की। तो यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम के व्यंजक में माना था कि टर्मिनल विभवांतर को माना हुआ था। क्या उसमें टर्मिनल विभवांतर माने थे, लेकिन यहाँ पर हम मानते हैं यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, क्या बच्चों? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का हो, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो, क्या हो? तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो तो क्या 1/r बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तीन हमें डायग्राम में दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये है ना, पहला दूसरा तीसरा। तो तीन हमें दिख रहा है, तो सिर्फ हम तीन ही लेंगे, है ना, फ्री हाल में। प्लस बीच में क्या डैश डैश है, बीच में क्या कर देंगे? डैश डैश, मतलब कि बहुत सारे जुड़े हुए हैं। प्लस करके प्लस डैश 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 कितने बार? n क्या होगा? गिनती। तो यहाँ बोल देंगे n बार। n क्या है? मतलब कि बहुत सारे सेल को हमने जुड़ा हुआ है। तो ये n का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पास पॉइंट? ये बन जाएगा हमारा 1/r डैश बराबर n/r। तीनों है, मतलब तीनों सेम मतलब कॉमन ले लेंगे, कर लेंगे r का कॉमन और n का ऊपर गुणा कर देंगे। तो n/r क्या होगा बच्चों? n/r। अब यहाँ पर क्या बच्चों? यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। थोड़ा सा मैं नया पेज यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, है ना। चलिए बच्चों, अब इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो r का गुणा इसके साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? r बराबर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? nr डैश। क्या हो जाएगा? nr डैश। यही होगा बच्चों? यस, यही होगा nr डैश। चलिए तब क्या करेंगे बच्चों? जो ये हमारा r डैश है, क्या है? ये जो हमारा r डैश है, तो पहले तो हम इनको पक्षांतर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पक्षांतर। तो ये हो जाएगा nr डैश बराबर, ये हो जाएगा r, है ना। ये हो जाएगा, थोड़ा सा कागज को ऊपर क्यों कर लेता हूँ ना। चलिए अब क्या करते हैं? ये बचा हमारा क्या? r डैश, ये r डैश और ये n इसके गुणांक में, किसमें? ये वाला जो n है इस गुणांक में, तो बराबर किस पर आएगा? तो कहाँ आएगा? इसके भाग में आ जाएगा। क्या जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इधर प्रॉपर तरीके से यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या है बच्चों? अब बात करते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब बात करते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध स्मॉल r n प्लस r। प्रतिरोध r डैश बराबर n/r, मतलब r हो गया ये आंतरिक प्रतिरोध और n क्या हो गया? उनकी संख्या, है ना। और ये r इस कैपिटल R क्या हो गया? उनका बाह्य प्रतिरोध।
क्या होगा, बाएं प्रतिरोध, तो बहने वाली धारा। तो बात करते हैं, आप बहने वाली धारा की बात करते हैं। तो बहने वाली धारा क्या होती है, कुल विद्युत वाहक बल। क्या बच्चों, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। क्या बच्चों, कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल क्या था बच्चों हमारा, कुल विद्युत वाहक बल ई था। तो बहने वाली धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, बहने वाली धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। कुल विद्युत वाहक बल क्या था हमारा, ई था। अब कुल प्रतिरोध हमने ये लिखा हुआ है आर एन प्लस आर। क्या लिखा है हमने, आर प्लस एन प्लस आर, यही लिखा हुआ है। यस, हमने यहीं पर लिखा हुआ है। चलिए बच्चों, आशा करता आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, है ना। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। चलिए, तो आई बराबर बच्चों, ये हमारा क्या है, एन है। क्या है ये हमारा एन। तो एन का ले लेते हैं क्या हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं। एन का ले लिया हम क्या, एलसीएम, ये होगा एन। अब एन का फिर बच्चों एन के साथ क्या करोगे, भाग करोगे। क्या करोगे, एन का एन के साथ क्या करोगे, भाग करोगे। तो क्या हो जाएगा, एन से एन क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, एन के साथ एन एकम एन, मतलब एन से एन क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर एन का भाग एन से करोगे तो एन से कटेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। और एक का ये वाला आर के साथ गुणा कर दोगे तो क्या होगा, आर ही आएगा। क्या आएगा, आर आएगा कि नहीं आएगा, यस आर आएगा। प्लस है तो प्लस, अब ये आर का ये सॉरी ये वाला एन का, ये वाले एन का ये वाले आर के साथ भाग करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एन आर। क्या हो जाएगा, एन आर। और ये पूरे के बटे में तो ई था, तो ये पूरे के बटे में हमारा ई, ऐसे कैसे चलता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। चलिए, अब हम देख रहे हैं बच्चों, ये वाला जो हमारा एन है, कौन सा, ये वाला जो हमारा एन है किस में है, इसके भाग में ये, इसके भाग में ये, मतलब ये वाला अगर हम ऊपर वाला ना देखें तो ये वाला अंश कहलाएगा, ये वाला हर कहलाएगा। ये अंश है, ये हर है। अब क्या करते हैं, जब हर की संख्या को गुणांक बदलते हैं तो कहाँ जाती है, तो वो संख्या अंश में जाती है, और जो अंश की संख्या रहती है वो हर में रहती है ना। हर में रहती है कि नहीं रहती है, यस रहती है। तो इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों, ये बनेगा आई बराबर, ये कहाँ है, हर में है, तो इधर जाएगी तो अंश में जाएगी, तो गुणांक में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा एन ई, क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, एन ई बटे, अब ये अंश था तो अब बन जाएगा हर, तो आर प्लस एन आर, क्या एन प्लस आर प्लस एन एन आर। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यही कहलाता क्या, बहने वाली धारा का व्यंजक। क्या बच्चों, यही बहने वाली धारा का व्यंजक है, यही बहने वाली धारा का व्यंजक है ना। तो बच्चों, हमने दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं, यह परिपथ कब अधिक लाभप्रद होगा, कब अधिक लाभप्रद होगा। तो यदि, तो हम यहाँ पर बोलेंगे यदि, क्या बोलेंगे, यदि ये जो वाला आर है, जो कैपिटल आर है, ये वाले आर से छोटा हो, मतलब कि बड़ा वाला आर अब छोटे वाले आर से क्या हो, छोटा हो। क्या हो, छोटा हो तो क्या होगा, उसे छोड़ देंगे। क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, आई बराबर, क्या बने, आई बराबर एन ई अपॉन स्मॉल आर। क्या बचेगा, स्मॉल आर। आर ये वाला गुणांक में है, सॉरी एन, ये वाला एन क्या है, गुणांक में है, तो ये वाले एन को क्या करेंगे, गुणांक में ले आएंगे, और ई अपन कर देंगे आर। हाँ, तो बहने वाली धारा बराबर, क्या बच्चों, हमने यहाँ पर देखा है, अभी थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, बहने वाली धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बराबर कुल प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को आर से शो करते हैं, कुल विद्युत वाहक बल को क्या, किसे, ई शो करते हैं। इसके बराबर में क्या है, बहने वाली धारा है, यस बहने वाली धारा है। तो यहाँ पर हम क्या बता देंगे बच्चों, आई क्या हो गई हमारी, ये तो आई है, तो आई बराबर एन, कुछ नहीं, ये डॉट है मतलब क्या है, गुणांक, ई कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध बराबर क्या होता है, बहने वाली धारा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बहने वाली धारा। क्या हम यही सॉल्व करना था, यस यही सॉल्व करना था हमें। हाँ, तो इससे स्पष्ट होता है कि बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध हमने अभी नगण्य मान छोड़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, क्या हो, नगण्य हो, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो यह परिपथ अधिक लाभप्रद होगा। क्या होगा, यह परिपथ अधिक लाभप्रद होगा,
क्योंकि धारा का मान, क्योंकि धारा का मान n गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। तो ऐसा करता है बच्चों, आप लोग इसे भी बहुत प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोग को यह समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि उन लोग भी इसका प्रॉफिट उठा सकें। चलिए अब बात करते हैं बच्चों अभी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और डायग्राम को भी आप लोग बना लीजिएगा, है ना। पर बच्चों आप लोग वीडियो को क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, मैं आप लोग को डायग्राम को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बच्चों ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, क्या ये बिंदु बी है ना, ये देख सकते हैं आप, ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है, थोड़ा सा, है ना। आप लोग थोड़ा सा कष्ट करिएगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों इसके हिंदी थ्योरम में कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो फिर बच्चों ये रहा हमारा, कई सेलों को आपस में समांतर क्रम में रखते हैं। प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को बिंदु ए से और प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं तो धारा आई प्रवाह बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होने लगता है। सेलों का संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। चलिए फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोको, इसे ही फटाफट लिख लीजिएगा, है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर। चलिए बच्चों ये रहा, माना कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन में n सेल से जुड़े हुए हैं, n सेल से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तथा बहने वाली धारा I है, तथा बहने वाली धारा I है ना। यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश हो तो चलते बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर पहुंच चुके हैं। आर डैश हो तो 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस n बार, मतलब सेलों की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या, है ना। हमें खुद भी पता नहीं कि हमने कितने सेलों को श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में रखा हुआ है, तो यहाँ क्या बोल देंगे n बार। चलिए तो ये n है बच्चों, n का एक के साथ गुणा हो जाएगा और r का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो n/r हो जाता है, क्या हो जाता है n/r, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाता है तो n का गुणा, ये सॉरी r का गुणा एक के साथ हो जाता है तो r, और r डैश का n के साथ हो जाता है तो r सॉरी n r डैश को बराबर किस पर और r को इस पर ले जाते हैं तो r डैश बराबर n गुणांक में है तो ये आ जाता है भाग में, कहाँ जाता है, ये आ जाता है भाग में। चलिए अब बात करते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध की। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर r/n प्लस r, बहने वाली धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, है ना। तो I बराबर E अपॉन स्मॉल r बटे n प्लस r, ये क्या मतलब जो कुल विद्युत, ये क्या है, कुल प्रतिरोध है जो हमने निकाल चुके हैं, क्या ये कुल प्रतिरोध है जिसे हमने निकाला हुआ है। अब यहाँ पर जो ये वाला जो n है, n का हम ले लेते हैं क्या, इसका लेते हैं एलसीएम, क्या जिसको बोलते हैं लघुत्तम, है ना। इसका लघुत्तम लिए हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसे समझा दिया है ना। आशा करता हूँ आप लोग उसे समझ भी गए होंगे। चलिए तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोक के फटाफट लिखते रहिएगा, है ना। मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की ओर, है ना। अगर स्क्रॉल नहीं करोगे बच्चों तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। मैं नहीं चाहता कैसे वीडियो लंबी हो, तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोकते रहिएगा और इसे लिखते रहिएगा। चलिए और भी मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, है ना। चलिए आशा करता हूँ बच्चों आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे। मैं चलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट पेज में ले करके। हो तो यदि r लेस देन r हो तो, मतलब कैपिटल R लेस देन स्मॉल r हो तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित हो, क्या होगा, समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। चलिए समीकरण 1 निम्न रूप से क्या होता है, परिवर्तित होगा। यस बच्चों, क्या समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा, I बराबर NR अपॉन R। चलिए n को साइड में कर देते हैं, गुणांक में लेके आते हैं तो E अपॉन R क्या होता है, बहने वाली धारा का मान होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध बराबर बहने वाली धारा। तो ये हमने कह दिया बहने वाली धारा। तो चलो लोग वीडियो को रोक के फटाफट लिखते रहिएगा, है ना। चलिए ये बहने वाली धारा ये हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि बाह्य प्रतिरोध, क्या बच्चों, इससे स्पष्ट होता है कि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो जाए तो यह परिपथ अधिक लाभप्रद होगा, क्योंकि धारा का मान क्या है, n गुना हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान n गुना हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और
अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं रिस्क स्टडी पर, तो फटाफट रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।